Hello friends, welcome in our YouTube channel You Teach. Feel the difference here. आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का थर्ड पार्ट जो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के कितने यूज़र्स होते हैं। तो अकाउंटिंग के दो यूज़र्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है हमारा इंटरनल यूज़र और दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। तो बात करते हैं इंटरनल यूज़र की। इंटरनल यूज़र क्या होता है? इंटरनल यूज़र वो यूज़र्स होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ओनर। ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जो कंपनी स्टार्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी के शुरुआत में, और जब वो कंपनी में पैसे लगाएगा तो सीधी सी बात है उसको पता रहना चाहिए कि क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। कंपनी की जो पोजीशन है उसके बारे में ओनर को पता होना चाहिए। तो देखते हैं, कंपनी है, कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा, तो ओनर को क्या चीज़ें पता होना चाहिए? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब की नॉलेज किसके पास होनी चाहिए? ओनर के पास। ये क्या है? इंटरनल यूज़र में आता है। दूसरा क्या है आपका? मैनेजमेंट। और ओनर हमेशा ये चाहता है कि जो उसका बिजनेस है वो हमेशा प्रॉफिट में चले, वो लॉस में ना जाए। इसीलिए वो परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहता है कि क्या मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, क्या परफॉर्मेंस है हमारी बिजनेस का। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है अंडर कंपनी, वो क्या करता है? मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो जानने के लिए इच्छुक होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जानने के लिए क्या उसको चाहिए ही होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर उसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कैसे प्रॉफिट निकालेगा, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, जिससे कि वो क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ अफेयर्स, डेली ऑपरेशन जो होते हैं कंपनी के, उसको कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, जो सेल्स है, सेल्स का जो भी टर्नओवर रहा है और रहना चाहिए, वो जो है उसकी पिक्चर अपने अनुसार बनाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने विंडो ड्रेसिंग में मैंने बताया था आपको। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, क्या कौन संभालता है? ये विंडो ड्रेसिंग का काम कौन करता जाता है? मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, वो पिक्चर जो है ख़राब कर देगी, पब्लिक आपसे के शेयर्स वगैरह नहीं खरीदेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहेगी पब्लिक। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी पिक्चर को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन को बेटर बनाओगे। तो बेटर पिक्चर दिखाना, व्हाट इट इज़, जो भी वो है उससे बेटर पिक्चर दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग कौन करता है जी? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। पर करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो है प्रॉब्लम होगा। किसको? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एम्प्लॉयर और वर्कर। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और वर्कर भी किसके अंदर आते हैं? इंटरनल के अंदर आते हैं हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कर। और एम्प्लॉयर और वर्कर को क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नॉलेज? क्यों चाहिए होगी? उनको तो सैलरी से अपने मतलब है कि हाँ मुझे इस बार इतनी सैलरी मिलेगी क्या। अब वो जानने के लिए उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है, किस किस चीज़ों में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली किसको चाहिए? एम्प्लॉयर को, जिससे कि वो पता लगा सके कि इस बार मुझे सैलरी, मेरे पर्क्स, मेरे बोनस वो मिल पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? इंटरनल के अंदर। इंटरनल क्या आपका आता है? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर। बहुत ईजी है ये तीनों। ठीक है, कंपनी के अंदर जो आ रहे हैं वो आ गया आपका इंटरनल, और जो कंपनी के बाहर है जिन्हें नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग की वो होगा आपका एक्सटर्नल। अब हम एक्सटर्नल पे आते हैं।
एक्सटर्नल में सबसे पहला होता है आपका बैंकिंग, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी रिसेंट में यस्टरडे आपने न्यूज़ सुना होगा, उसमें आ रहा था कि एक कंपनी है आदित्य ग्रुप नाम करके, तो वो बहुत प्रेस्टीजियस कंपनी है, बहुत ज़्यादा ही उसका गुडविल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। वो कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी, उनका रिलायबल पब्लिक के साथ बहुत अच्छा था, विश्वसनीय था वो कंपनी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि बैंक का जो उसने लोन लिया था बैंक से, वो रिकवर नहीं कर पाई, वो रिकवर नहीं मतलब दे नहीं पाई बैंक को लोन, ठीक है, वापस नहीं कर पाई। दैट्स वाई जो है उसके ऊपर बैंक जो है क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, अब उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उसका जितना भी गुडविल है उस कंपनी का वो तो ख़राब हो गया। हमें ये नहीं परवाह, बैंक को ये नहीं परवाह होती कि उसका गुडविल ख़राब होगा, उसके प्रेस्टीज ख़राब होगा, कोई परवाह नहीं होती। बैंक को क्या मतलब होगा सिर्फ कि जो मैंने इसको लोन दिया है वो मुझे वापस मिले, ये चाहिए होता है बैंक को सिर्फ। तो इसलिए बैंक्स क्या करती है, बैंक्स देखती है इस कंपनी की गुडविल अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है। तो बैंक्स को क्या चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक चल रहा है तभी हम आपको लोन देंगे, वरना नहीं। दूसरा आता है आपका बैंक्स का हो गया। आफ्टर दैट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ इस कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। क्रेडिटर जो होते हैं जो मतलब गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी के सप्लाई करते हैं, ठीक है, कि उनको चांसेस हैं कि अपने रिकवर हो सकेंगे कैश वगैरह। तो इसलिए क्रेडिटर देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हाँ मैं इस फर्म के जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, क्यों करूँगा, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तभी करूँगा, वरना वो भी एक बार सोचेंगे कि करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो इन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरी है क्योंकि ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं टू देयर पब्लिक्स। उसके बाद आता है आपका थर्ड, पब्लिक, जनरल पब्लिक जो होते हैं। जनरल पब्लिक क्यों चाहेगी, बहुत सारी पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है कंपनी में कि हाँ मैं भी कुछ पैसे लगाना चाहता हूँ, जैसे आपके हो जाते हैं शेयर्स वगैरह, वो सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और जैसे आपका हो गया गुड्स, ठीक है, गुड्स जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं ये वाला शैम्पू लगाती हूँ, इस कंपनी का लगाती हूँ, मैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो वो क्यों करते हैं, ठीक है, उस कंपनी की गुडविल को देखते हुए, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी चाहिए उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें मिलती रहनी चाहिए। एडवर्टाइज़ करते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट का, गुड्स का, क्यों करते हैं एडवर्टाइज़, बताने के लिए पब्लिक को कि ये चीज़ें हैं इसमें। जैसे पतंजलि ऐड करता है, क्यों करता है वो ऐड, जिससे कि पब्लिक को अवेयर हो सके पब्लिक कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, आप अगर खरीदेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होगा। तो ये सब वो पब्लिक को अवेयर कराने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो देते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब कि वो इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करते रहते हैं आपकी कंपनी में, ठीक है, बने हुए आपकी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो अगर वो इन्वेस्टर्स चले जाएंगे तो आपका तो कंपनी को लॉस ही होगा। तो इसीलिए वो बने रहें और वो जानना क्या चाहेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अब कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो फालतू में वो इन्वेस्ट करना चाहेगा उसमें, क्या उसको उसका रिकवर हो पाएगा, पैसा नहीं हो पाएगा, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहता है कि कंपनी कैसी चल रही है, पोजीशन क्या है कंपनी की, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी उसे प्रोवाइड कराती रहती है। दैट्स ऑल आर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये सारे आपका इंटरनल एक्सटर्नल होता है, जो कि ये क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। ये इंटरनल यूजर में आता है आपका, एक्सटर्नल में, यानी कि कंपनी के अंदर के और ये कंपनी के बाहर के। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या अकाउंटिंग की क्वालिटी है, ठीक है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर आते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है इनको जानना अच्छे से डेप्थ में जाके। तो सबसे पहले आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है
रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल, अभी हमने एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ा, तो हम अगर इंटरनल को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए कि उस पर वो विश्वास कर सके। ऐसा नहीं कि आपका इस बार का प्रॉफिट हुआ है 2 लाख और आप दिखा रहे हो 10 लाख, तो क्या वो विश्वास करेगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा विश्वास वो। तो इस वजह से आप ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें एक्सटर्नल इंटरनल यूज़र को जिससे कि वो विश्वसनीय हो, वो उस पर विश्वास कर पाएँ। दूसरा आता है आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब कि पब्लिक को आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो उनके लिए रेलिवेंस है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो कितना उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। अगर वो इसको इम्पोर्टेंट देंगे तभी तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, अगर वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो वो क्या आपके साथ जुड़े रहेंगे? नहीं, उनको नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके का मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, सेल किया, अगर वो उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं तभी तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की है, जो भी बंदा उसे उठा के देख रहा है, चाहे वो बाहर कहीं क्यों ना हो, बैंकर क्यों ना हो, उसको एक बार में समझ आना चाहिए कि हाँ ये नरेशन, ये चीज़ इसने सेल इतना गुड्स किया था, इसको राम को सेल किया। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा, अब भाई उससे डेबिट क्रेडिट की नहीं नॉलेज है, ठीक है, कोई पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसने आर्ट्स ले रखे है, कोई भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसको ना पता डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, नहीं पता कुछ, तो वो किसके थ्रू जानता है? जब भी आप कुछ भी लिखते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो, उसमें लिखते हो डेबिट करते हो, डेबिटर क्रेडिटर लिखते हो, तो उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है नरेशन। नरेशन में क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो नॉर्मली सेंटेंस, वैसे ही आप उसमें सेंटेंस लिखते हो जिसके थ्रू कोई जनरल इंसान भी उसे आराम से समझ सके, आसानी से जान सके कि इसमें डेबिट और क्रेडिट किया क्या है। ठीक है, कि इसने राम ने इतने सेल किए गुड्स, नॉर्मली सेंटेंस में नरेशन में लिखना ज़रूरी होता है। इसके थ्रू क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहती है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे इंटरनल यूज़र हो, चाहे बैंकर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सब हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में क्या होता है? कंपैरेबिलिटी 2 तरीके से की जाती है। जब भी आपके दिमाग में आता है कंपैरेबिलिटी वर्ड, तो आप इसे क्या जानते हो कि हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों कंपेयर करते हैं? देखने के लिए कि इस बार का जो हमारा प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से अच्छा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम इस पर और काम करेंगे। 2 तरीके का होता है, पहला होता है हमारा इंट्रा फर्म, दूसरा होता है हमारा इंटर फर्म। इंट्रा फर्म में क्या होता है? इंट्रा फर्म वो कंपैरिजन होता है जो हम कंपनी के अंदर करते हैं। कंपनी के अंदर करते हैं यानी कि कंपनी के जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं इस साल का पिछले साल से कंपनी के अंदर करेंगे, ये याद रखिएगा इंट्रा फर्म में। पर इंटर फर्म जब आ जाए, इंटर फर्म से समझ जाइए कि आउटसाइड बिजनेस। आउटसाइड बिजनेस मतलब मेरी कंपनी तो ये है, ठीक है, XYZ मेरी कंपनी है, मैं ABC LTD से अपना कंपैरिजन कर रही हूँ। चाहे मैं इस साल का पिछले साल से उसका करूँ, इस साल का करूँगी तो उसके कंपनी का भी तो इसी साल का करूँगी। ये तो नहीं है मैं आज इस साल का कर रही हूँ और उसका वैसा 2019-20 का मैं कंपैरिजन 2018-19 से कर सकती हूँ क्या उसके बिजनेस से? नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हम इस साल का कंपैरिजन ABCD से इसी साल से करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका इंटर फर्म जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे बिजनेसेस से। ठीक है, और इंट्रा फर्म में क्या होता है, कंपनी के अंदर ही आप 1 and another ईयर्स को कंपेयर करते हो। ठीक है, उसके रिजल्ट्स को जो भी आया आपका। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। आपका जो बुक का कवर पेज है 11th क्लास की अकाउंटेंसी का, उसमें लिखा हुआ है डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। मतलब कि इस पूरे बुक में हम किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर में। सिंगल एंट्री का इस बुक में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री के ऊपर काम करना है इस पूरी बुक में। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 2 एस्पेक्ट आ रखे होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। 2 एस्पेक्ट का मतलब, अगर जैसे कि आप दुकान में गए, दुकान से आपने बिस्किट खरीदा, आपको ऐसा होता है कि आप दुकान से बोलते हो कि बिस्किट खरीदा, मैं बिस्किट लेके जा रहा हूँ, बस चला गया बिस्किट लेके। आपको ना दुकानदार जानता है, आप ना उसे जानते हो। ठीक है, तो दुकानदार को क्या चाहिए? पैसे। ऐसे ही बिस्किट फ्री में थोड़ी ना देगा आपको। तो अगर आप बिस्किट खरीद रहे हो तो उसका दूसरा फैक्ट क्या जा रहा है कि आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो डेबिट में कुछ मिल रहा है और आप दे भी रहे हो कुछ कैश। ठीक है, कैश दे रहे हो आप उसे, तो इसमें 2 एस्पेक्ट फॉलो हो रहे हैं। तो जिसमें 2 एस्पेक्ट फॉलो होते हैं वो किस में चला जाता है? आपका डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जिसमें 1 एस्पेक्ट फॉलो होता है। पहले हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है,
जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें दो एस्पेक्ट फॉलो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो किसके अंदर आता है, डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में वो सारी चीज़ करता है जो हमने पहले चैप्टर में आगे पढ़ी थी, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारे एस्पेक्ट फॉलो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह रिलायबल होता है। अगर आपकी कोई चीज़ जा रही है तो आपके पास कुछ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है आपको, ये आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको कंपनी बनानी है XYZ LTD, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये बहुत खुश है, ठीक है, ये इंसान बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसके पास पैसे आए हैं इसको, ठीक है, इसने स्कॉलरशिप, इसको पैसे मिले 50,000, तो बोल रहा मैं धीरे धीरे करके स्टैब्लिश करूँगा, छोटी सी कंपनी अभी तो स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है। 50,000 में ये कुछ असेट्स लेके आया, फिक्स्ड असेट्स, जो कि वो अपनी कंपनी में लगा सके, कुछ कंप्यूटर वगैरह लेके आया, ठीक है। तो वो बहुत खुश है ये इंसान, ठीक है, कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। अगर ये कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो क्या इसके फिक्स्ड एसेट्स के कुछ प्रॉफिट मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अगर ये कुछ लगा रहा है पैसा इस कंपनी में तो आउटकम तो आएगा। आउटकम क्या आएगा? उससे प्रॉफिट मिलता रहेगा डेली ऑपरेशन से। तो देखिए यहाँ पे भी आपके दो एस्पेक्ट फॉलो हो रहे हैं। अगर वो कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है तो उसे वहाँ से कुछ मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है? प्रॉफिट बदले में कुछ मिल रहा है। तो वो किसके अंदर आता है? डबल एंट्री सिस्टम में। आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में, तो हमेशा आप दो चीज़, जैसे कि आपने एक बार डेबिट किया, दूसरी बार क्रेडिट करी, ये हम आगे लेजर अकाउंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट, जैसे कि एक यहाँ पे दो अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। दो चीज़ें जो होती है वो इफेक्ट में आती हैं। अगर यहाँ पे हो रहा है जैसे कि मैंने दुकान गई, चीनी लिया मैंने, दूध लिया मैंने, बिस्किट लिया मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने ली, ठीक है। तो इसके बदले मैं क्या पैसे दूंगी? टोटल जो उसका पैसा होगा, इसका मतलब मिल्क, बिस्किट, सारे अकाउंट आ गए, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में क्या चलाएगा? आपका पैसा जो आपने पे किया, सम ऑफ द रुपीज़। तो वन एंड मोर अकाउंट्स आते हैं, पर उसके दूसरे एस्पेक्ट में क्या आता है? उसका पेमेंट। तो इसमें ये सारे अकाउंट्स होते हैं। मतलब ये एक तरह से क्या है, डबल एंट्री सिस्टम रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पूरी करेक्टनेस होती है, ठीक है। क्योंकि आपका दोनों चीज़ फॉलो हो रहा है, अगर कुछ दे रहे हो तो कुछ मिल भी रहा है, ठीक है। तो ये एकदम रिलायबल हो सकता है। इसमें आपको कंपैरिजन करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। ये रिलायबल होता है, इसमें कंपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें तो सिंगल एंट्री में क्या होता है? सिंगल एंट्री पहली बात तो आप इस बुक में पढ़ने वाले हो नहीं, पर अगर आपको आगे एग्जाम में कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री को कंपेयर करो तो आपको क्या बताना है? सिंगल एंट्री में सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट ही होता है। इसमें ज़्यादातर क्या बनाया जाता है? आपका कैश बुक आएगी, आपकी कैश बुक पूरा बनेगा, कैश का अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट इसमें आता है, जैसे राम का अकाउंट हो गया, सोहन का अकाउंट हो गया। सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट, एक ही एस्पेक्ट जो होता है आपका वो अफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इससे ना ही आप क्या बना सकते हो, ना ही इससे आप क्रिएट कर सकते हो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ना ही आप इससे ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट है, नहीं एक ही एस्पेक्ट है। ना ही आप इससे बना सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये भी नहीं बन सकता। ना ही आप इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट नहीं बन सकती, ठीक है। ये तीनों चीज़ इसमें नहीं बन सकती सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा विश्वास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर डबल एंट्री सिस्टम जो बुक, ये जो आपकी बुक है डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है ये पूरी तरह क्या है? रिलायबल, ठीक है, विश्वसनीय है, और इसमें कंपैरिजन भी आराम से किया जाता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।